हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन एरिना। मैं प्रिंस द्विवेदी आज अपनी अगली वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत का इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 तक डिस्कस कर लिया था और आज हमको डिस्कस करना है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें। और हाँ, एक बात और है, अगर आपने ये बुक एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की नहीं खरीदी है तो जल्दी खरीद लें और तैयारी चालू कर दें। और उसको बुक को पढ़ने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ थ्रू द वीडियो की मदद से आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। आप एक बार बुक की रीडिंग करिए, जो नहीं समझ में आता एक बार आप वीडियो को सुन लीजिए, आपको कंप्लीट बुक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। और मैंने एक एक वीडियो अपलोड किया है एक एक टॉपिक पर, तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज़रूर जाके देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, तो जैसा कि आपको मैं बता दूं कि ये ब्रिटिश क्राउन के अंदर आता है। ठीक है ना, मतलब ये भी एक्ट जो है वो ब्रिटिश क्राउन ने लिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस एक्ट को भी इम्प्लीमेंट किया था। तो अब देखिए इसके अंदर आता क्या है। तो देखिए जैसे ही ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ, ठीक है, 1857 की क्रांति जो हुई, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत डर गया था। पहले कंपनी का रूल था तो फिर कंपनी के रूल को हटाकर डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल आ गया। ठीक है ना, कि अब उनको लगा कि कंपनी जो है वो भारत पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से ये रिवॉल्ट हुआ 1857 का, तो कंपनी को भी हटा दिया गया। और 1857 के रिवॉल्ट के बाद इनको ये पता चला कि अब विदाउट द हेल्प ऑफ इंडियंस वी कैन नॉट रन द एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। मतलब कि हम भारतीयों की मदद के बिना अब हम भारत पर शासन नहीं कर सकते। देखिए ये चीज़ मैं डायरेक्ट आपको एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक से पढ़ा रहा हूँ, कहीं से मैंने अपने से कुछ नहीं लिया है, एक्स्ट्रा नहीं लिया है। ठीक है, तो जो चीज़ें इसमें दी है, जो चीज़ें सही है, मैं वही समझा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे लिया है कि सीकिंग द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ देयर कंट्री। मतलब कि जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए भारतीयों के कॉपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उनको एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 3 एक्ट इम्प्लीमेंट किए थे। कौन कौन से, साफ साफ दिख रहा है आपको, 1861, 1892 और 1909। तो ये तीनों एक्ट को हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे एक या दो एक्ट। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रही तो हम दोनों को डिस्कस कर लेंगे, 1861 को और 1892 को। तो 1861 को भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 बोलते हैं और 1892 को भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 बोलते हैं और 1909 को भी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो चलिए अब देख लेते हैं। और बहुत ज़रूरी बात है कि ये जो 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट है ये लैंडमार्क है इन द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन में ये बहुत लैंडमार्क है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ जो कि आपके प्रिपरेशन में मदद करने वाली है। ठीक है, तो चलिए अब इसके हम फीचर्स को देख लेते हैं कि ये फीचर्स क्या कहते हैं। तो देखिए पहला फीचर क्या बोलता है कि इट मेड द बिगनिंग ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनको क्या लगा कि भारत में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए अब भारतीयों की मदद लेनी पड़ेगी। तो इस एक्ट के अंदर पहली बार क्या किया गया कि जो लॉ मेकिंग प्रोसेस है, मतलब कि जो भारत के लिए उस समय कानून बनाए जा रहे थे, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा, मतलब कि भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। अभी तक क्या होता था कि भारत के लिए उस समय अगर कोई भी कानून बनाया जाता था तो वहाँ पे इंडियंस नहीं होते थे, नो इंडियंस। ठीक है ना,
कोई भी इंडियंस नहीं होते थे। भारतीयों के लिए कानून कौन बनाता था? ब्रिटिशर्स बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या होगा, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन में इंडियंस के एसोसिएशन की बात बोल दी कि अब हम भारतीयों को भी लॉ मेकिंग प्रोसेस में रिप्रेजेंटेशन देंगे। ठीक है, तो अब पहली बार मतलब अब क्या बोला गया कि अब इंडियंस को हम एक लॉ मेकिंग प्रोसेस में शामिल करेंगे। भारत के लिए कानून बना रहे हैं तो उनके लिए कानून बनाया जा रहा है तो उनका रहना आवश्यक है, इसलिए हम उनको शामिल करेंगे। ठीक है, तो लेकिन ये बोला गया कि हम उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर बनाएंगे। नॉन ऑफिशियल 2 मेंबर होते थे, ऑफिशियल मेंबर और नॉन ऑफिशियल मेंबर। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे? इंडियंस होंगे। ठीक है ना, भारतीय जो रिप्रेजेंट किए जाएंगे उस काउंसिल में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे। ठीक है ना, ऑफिशियल मेंबर कौन होंगे? ब्रिटिशर्स होंगे। तो देखिए उस समय वॉइस राय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। तो 1862 में ये एक्ट आया। कब? 1861 में आया। अब 1862 में जो वॉइस राय थे उन्होंने 3 भारतीयों को नॉमिनेट किया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान रखिएगा। 3 भारतीयों को मतलब उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी, लॉ मेकिंग प्रोसेस में नॉमिनेट किया। कौन कौन थे वो? राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ठीक है, तो ये था आपका पहला पॉइंट, क्लियर होगा। देखिए मैं एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करिएगा। अब चलिए देख लेते हैं हम कि दूसरा फीचर क्या बोलता है। तो देखिए दूसरा फीचर ये बोलता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जब शुरू में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने पढ़ा था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो जब हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पढ़ा था तो हमको ये पता चला था कि उस समय जो इनकी पॉलिसी थी वो सेंट्रलाइजेशन की थी, केंद्रीकरण की। मतलब जो पावर होगा वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के हाथ में होगा। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे 1833 के बाद क्या हुआ कि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को तोड़ दिया गया, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन चालू हो गया। पावर को डिवाइड किया गया, एक के हाथ में नहीं रखा गया, अलग अलग हाथों में उसको क्या कर दिया गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। ठीक है ना, तो अब देखिए इस एक्ट के अंदर जो लेजिस्लेटिव पावर बॉम्बे और मद्रास की पहले छीन ली गई थी वो वापस कर दी गई। ठीक है ना, इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू द बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि कौन से एक्ट के अंदर, मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, कौन से एक्ट के अंदर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की जो लेजिस्लेटिव पावर को छीन लिया गया था, और उस पावर को छीन लिया गया था, उसी पावर को इस एक्ट के अंदर दोबारा से दे दिया गया। अब यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। ठीक है ना, अब देखिए हमने ये आपको बता दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी थी, उसको 1833 में जो ख़त्म हो गया, धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज हो गई, वही बात यहाँ पे लिखी है। ठीक है, इससे इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई प्रेसिडेंसीज़ को, जैसे बॉम्बे, मद्रास हो गया, बंगाल हो गया, इन सबको क्या मिल गई? इंटरनल ऑटोनॉमी मिल गई। ठीक है, आप देखिए तीसरा फीचर क्या बोलता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइडेड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब देखिए एक नई लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बनाई गई इस एक्ट के अंदर। कौन कौन सी जगह के लिए? बंगाल के लिए बनाई गई। बंगाल के लिए कब बनाई गई? 1862 में बनाई गई। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए कब बनाई गई? 1886 में बनाई गई। और पंजाब के लिए 1897 में बनाई गई। ठीक है ना, तो ये एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए एक परिषद बनाई गई, काउंसिल बनाई गई, बंगाल के लिए, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के लिए, पंजाब के लिए, 1862 में, 1886 में, 1897 में रिस्पेक्टिवली, मतलब जैसा क्रम में लिखा है वैसे ही बनाई गई थी। ठीक है ना, अब चलिए देख लेते हैं कि फोर्थ फीचर क्या है। अब फोर्थ फीचर क्या है कि ये जो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 का, ये वाइसराय को पावर देता था क्या बनाने के लिए? मेक रूल्स एंड ऑर्डर फॉर द मोर रिकॉग्नाइजेशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम। अब ध्यान रखिएगा, एमसीक्यू में पूछा जाता है क्या कि पोर्टफोलियो सिस्टम किस एक्ट के अंदर लाया गया था? तो पोर्टफोलियो सिस्टम ध्यान रखिएगा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के अंदर लाया गया था। ठीक है ना, तो इस एक्ट ने पावर दिया था वाइसराय को कि वो कानून बना सके, ऑर्डर पास कर सके, किसके लिए? पोर्टफोलियो सिस्टम के लिए। ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? लॉर्ड कैनिंग, जो कि उस समय के वाइसराय थे।
क्लियर है, 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम आया था। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर होता क्या था पोर्टफोलियो सिस्टम में। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अंडर दिस मेंबर ऑफ द वाइसराय काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट। मतलब कि जो वाइसराय काउंसिल का जो मेंबर होता था उसको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट का मतलब प्रभार दे दिया जाता था, मतलब कि वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट को संभालेगा। यही था पोर्टफोलियो सिस्टम, मतलब कि सबको उनका अलग अलग पोर्टफोलियो दिया गया था। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं आगे क्या बोलता है। ये पांचवा जो फीचर है और लास्ट फीचर है इस एक्ट का कि इसने वाइसराय को पावर दिया ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। ठीक है ना, जो आज प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, वो उस समय वाइसराय को दिया गया 1861 में। ठीक है, विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। मतलब कि इमरजेंसी टाइम में, मतलब ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाए उस समय में जो वाइसराय होगा वो बिना लेजिस्लेटिव काउंसिल के कॉन्फ्रेंस में, मतलब उससे बिना परमिशन लिए हुए वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और ऐसे ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी, मतलब वो कब तक एप्लीकेबल रहेगा, 6 मंथ तक, 6 महीने तक वो एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 कंप्लीट होता है। चलिए हम अगला एक्ट इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को भी कवर कर लेते हैं, जल्दी से, छोटा सा है। ठीक है ना, दोनों को हम साथ में पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके अंदर क्या किया गया था, इसके डायरेक्ट फीचर दिए गए। अब देखिए पहला फीचर क्या बोलता है। अभी ऊपर वाले एक्ट में हमने देखा कि तीन लोगों को राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव को किसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इस 3 को इंक्रीज कर दिया गया, मतलब बोला गया कि अब 3 से ज़्यादा भी जो इंडियंस होंगे उनको क्या किया जाएगा, एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर के रूप में रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में मात्र 3 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया लॉ मेकिंग प्रोसेस में। इस एक्ट के अंदर क्या किया गया कि उस संख्या को और बढ़ा दिया गया। अब इसमें कंफर्म नहीं लिखा है कि मतलब कितना कर दिया गया था, लेकिन बढ़ा दिया गया था, इतना ध्यान रखना है। और ये जो बढ़ाए गए थे, बट मेंटेन द ऑफिशियल मेजॉरिटी इन देम। अब ये दोनों जगह बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना, सेंट्रल में भी और प्रेसिडेंसीज में भी। ठीक है ना, तो दोनों जगह नॉमिनेट होंगे कौन, नॉन ऑफिशियल मेंबर। भारत के जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे वो सेंट्रल में भी रिप्रेजेंट होंगे और स्टेट में भी, उस समय की जो प्रेसिडेंसीज होती वहाँ भी। लेकिन जो मेजॉरिटी होगी वो ऑफिशियल मेंबर की होगी। ठीक है ना, लेकिन जो मेजॉरिटी होगी सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो ऑफिशियल मेंबर की मेजॉरिटी होगी। क्लियर हो गया। चलिए अब दूसरे फीचर की ओर देख लेते हैं। दूसरा फीचर क्या है, इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन। सिंपल से बोल रहा है कि इस एक्ट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल के फंक्शन को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, और उनको पावर दे दिया गया कि वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, दूसरा फीचर। तीसरा फीचर देखते हैं क्या बोलता है, इट प्रोवाइडेड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द सेंटर। अब देखिए मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपॉइंट होंगे नॉन ऑफिशियल मेंबर और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होंगे। ठीक है, तो अब करेगा कौन, तो देखिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको वाइसराय करेगा, किसकी रिकमेंडेशन पर, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की रिकमेंडेशन पर, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के रिकमेंडेशन पर जो वाइसराय होगा वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने भी नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनको अपॉइंट करेगा। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि प्रोविंशियल में कौन करेगा, तो प्रोविंशियल में गवर्नर करेगा। ठीक है, किसके रिकमेंडेशन पर, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदास एंड चैम्बर्स। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब देखिए आगे क्या बोलता है कि ये जो एक्ट था इसने मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ इलेक्शन। ठीक है ना, इस एक्ट ने इलेक्शन के लिए एक लिमिटेड, और अब देखिए यहाँ पे इस एक्ट के अंदर कहीं भी इलेक्शन की बात नहीं की गई है। ठीक है ना, अगर एमसीक्यू में आपको फंसाने के लिए बोला जाता है कि इलेक्शन के लिए किस एक्ट में बात की है, तो इलेक्शन के लिए इस एक्ट में बात नहीं की गई है। लेकिन हम देख सकते हैं कि रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था, मतलब एक टाइप का इलेक्शन का ही प्रकार देखा जा सकता था कि भारतीयों को भी रिप्रेजेंटेशन दिया जाता था। ठीक है, तो ये जो वर्ड इलेक्शन है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि जो वर्ड इलेक्शन है वॉज हाउएवर नॉट यूज्ड इन दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये वर्ड इलेक्शन यूज नहीं हुआ है, लेकिन इलेक्शन टाइप की सिचुएशन हम देख सकते हैं जैसे भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा था। ठीक है,
चलिए अब इसी के साथ हम इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 को भी पढ़ लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी बोलते हैं। अगर इसको कहीं पे ये लिखा है कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं हो गया, इसी एक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब ये नाम क्यों दिया गया? उस समय लॉर्ड मोर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। हमने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ऑफिस बनाई गई थी, है ना, तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? लॉर्ड मोर्ले था। ठीक है, और लॉर्ड मिंटो जो था उस समय का वॉइसरॉय था। ठीक है ना, इसलिए इसका नाम रखा गया लॉर्ड मिंटो रिफॉर्म, सॉरी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। क्लियर है? अब चलिए देख लेते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। देख लेते हैं पहला फीचर क्या है। तो पहला फीचर ये है कि देखिए इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या 3 लोगों को रिप्रेजेंटेशन दिया, फिर 1892 में उसको इंक्रीज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन नंबर नहीं बताया गया कितना किया। अब इस एक्ट के अंदर उसको 16 से 60 कर दिया गया, मतलब 16 मेंबर से 60 मेंबर कर दिया गया। ठीक है ना, 60 मेंबर कर दिया गया प्रोविंशियल और सेंट्रल दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। पहला चीज़ यही की गई थी, पहली चीज़ यही की गई थी इस एक्ट के अंदर कि 16 मेंबर से 16 मेंबर से 60 कर दिया गया था। क्लियर है? अब देखिए, लेकिन मैंने आपको बताई थी वो बात कि लेकिन जो मेजॉरिटी में होंगे वो ऑफिशियल मेंबर होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स होंगे। लेकिन इस एक्ट के अंदर क्या किया गया कि जो ऑफिशियल मेजॉरिटी इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि सेंट्रल में ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रहेगी, लेकिन बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी। लेकिन क्या बोला गया कि सेंट्रल में ऑफिशियल मेजॉरिटी ही रहेगी, उस पर कोई शक नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा फीचर ये था। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है, पॉइंट वाइज पॉइंट। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी हमारा चैनल ग्रो होगा और मैं आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ लेकर आऊँगा। तो चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरे में क्या हुआ था कि enlarge the deliberative function of the legislative council at the both the level, मतलब कि जो deliberative function थे legislative council के सेंटर में भी और स्टेट में भी, उसको थोड़ा और बढ़ा दिया गया। जैसे उनको कुछ पावर दे दी गई। क्या पावर दे दी गई कि अब वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अभी सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है मतलब लगातार, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपका नाम क्या है, तो मैं साथ साथ पूछ लूँ कि आप कहाँ रहते हैं। ठीक है ना, तो ये सप्लीमेंट्री मतलब एक के बाद एक। ठीक है ना, मूव रेजोल्यूशन, वो रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, ये पावर दे दी गई थी। ठीक है, बजट पेश कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है ना, ये बताया गया था। अब चौथा क्या है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अभी तक हमने देखा कि लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, ठीक है ना, लेकिन अभी इस एक्ट के अंदर पहली बार एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी आ गई ऑफ द वॉइसरॉय। ठीक है, एंड गवर्नर, वॉइसरॉय गवर्नर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी पहली बार इस एक्ट के अंदर आ गई। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे वो पहले भारतीय थे जिन्होंने वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल ज्वाइन की थी। ही वॉज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर, उनको एक लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने तीनों एक्ट को कवर करने की कोशिश की है और मैंने कवर भी किया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताएं ये आपको वीडियो कैसी लगी, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में मुझे। ठीक है, और मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ और आपकी तरह मैं ही एक एस्पिरेंट हूँ और मैं भी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, इसलिए मैं पढ़ाई के साथ साथ ये करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो चलिए अगली वीडियो में हम किस बारे में डिस्कस करेंगे? अगली वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।